इस प्रश्न में दो असमान प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए दिखाए गए हैं, मतलब चित्र नहीं है, हम बना लेंगे। पूछते हैं इनमें से कौन सी बात ठीक है। तो मान लेंगे पहला प्रतिरोध क्या है, R1 है, दूसरा प्रतिरोध क्या है, वो R2 है। समांतर क्रम का चित्र बनाओ। तो मान लो ये क्या है, प्रतिरोध R1 है, ये क्या है, प्रतिरोध R2 है। दोनों कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में जुड़ रहे हैं। मान लो ये बैटरी मैंने लगा दी है, धन वाला सिरा इस तरफ से है। अब दोनों समांतर क्रम में है, R1 और R2 कौन से क्रम में, समांतर क्रम में जुड़े हैं। पूछते हैं इनमें से कौन सी बात समान है। तो पहला विकल्प में दे रखा है दोनों में धारा समान है, दोनों में धारा समान है। तो भैया अलग अलग तार से जुड़े होने के कारण इनमें असमान धारा है। R1 वाले प्रतिरोध में धारा मान लीजिए I1 है, और R2 वाले प्रतिरोध में धारा मान लीजिए I2 है। सेल से प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा मान लीजिए I है। ठीक है, तो विकल्प ए इसका गलत हो जाता है। धारा बिल्कुल बराबर नहीं है, असमान धारा है, दोनों में अलग अलग धारा है। पूछते हैं बड़े प्रतिरोध में धारा अधिक है, बड़े प्रतिरोध में धारा अधिक है, यानी बड़े प्रतिरोध की में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा कितनी मानी है मैंने, I2 मानी है। I2 ग्रेटर देन I1, I2 ग्रेटर देन I1, ये हमको प्राप्त हो रहा है। तो सूत्र है हमारे पास में I इक्वल टू V अपॉन R, I इक्वल टू V अपॉन R। अब असमान प्रतिरोध है, असमान प्रतिरोध है, इसमें से यदि मैं R1 की वैल्यू को R1 से अधिक मानता हूँ, दे नहीं रखा है, इसमें दे नहीं रखा है, केवल इतना दे रखा है प्रश्न में कि असमान प्रतिरोध है, यानी असमान। इसमें ये वैल्यू हमको नहीं दे रखी है कि R1 की वैल्यू R2 से अधिक है या कम है, ये कुछ हमको नहीं दे रखा है। हमने मान लिया अपनी ओर से कि R1 की वैल्यू R2 से अधिक है, R1 की वैल्यू R2 से अधिक है, तो R1 ग्रेटर देन R2। तो विकल्प में क्या पूछ रहे हैं हमसे, ये दूसरे प्रतिरोध में प्रवाहित धारा पहले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा से अधिक होगी, यानी I2 ग्रेटर देन I1। यदि हम सूत्र का प्रयोग करते हुए देखेंगे, इसमें यहाँ पर I इक्वल टू V अपॉन R हमको प्राप्त हो रहा है। समांतर क्रम में जुड़े हैं तो वोल्टेज दोनों के सिरों पर बिल्कुल बराबर होगा, तो V की तो कहानी खत्म कर दीजिए आप, नो प्रॉब्लम। पहले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा आप ज्ञात करेंगे या दूसरे प्रतिरोध में प्रवाहित वैल्यू धारा आप ज्ञात करेंगे, तो क्या प्राप्त होता है। I1 के लिए अगर मैं इसको करता हूँ तो I1 ग्रेटर देन क्या प्राप्त होगा, 1 अपॉन R1, तथा I2 प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R2 हमको प्राप्त होता है। I2 प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R2 हमको प्राप्त होता है। अब यहाँ से देखो R1 की वैल्यू को मैंने R2 से अधिक माना है, R1 की वैल्यू को R2 से अधिक माना है, तो R1 अब सूत्र के अनुसार हमको क्या प्राप्त हो रहा है, जिस प्रतिरोध का मान कम होगा उसमें प्रवाहित धारा उतनी अधिक होगी। यदि प्रतिरोध की वैल्यू ज्यादा होगी तो प्रवाहित होने वाली वैल्यू धारा उतनी ही कम होगी, क्योंकि वैल्यू धारा को चलने के लिए मार्ग नहीं मिलेगा। प्रतिरोध ज्यादा है ना, अवरोध ज्यादा है, जब अवरोध ज्यादा है तो उस मार्ग में वैद्युत धारा बहुत ही कम प्रवाहित होगी, यानी उस मार्ग में वैद्युत धारा कम हो जाएगी। जिस तार का प्रतिरोध कम होगा या जिस मार्ग का प्रतिरोध कम होगा, उस तार में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा उतनी ही अधिक होगी। तो मैंने क्या माना था, R1 ग्रेटर देन R2, यानी R1 की वैल्यू अधिक मानी थी, जिसके कारण I1 की वैल्यू I2 से कम हो जाती है, I1 की वैल्यू I2 से कम हो जाती है। ठीक है, ये माना था मैंने। अगर मैं इसका उल्टा मान लेता हूं तो क्या प्राप्त होगा, भाई यही चीज अगर इस तरह से होती R2 ग्रेटर देन R1, तो उस कंडीशन में I1 ग्रेटर देन I2 होता। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम धाराओं का संबंध भी बता सकते हैं, लेकिन हम पक्का नहीं कह सकते कौन सी धारा अधिक है कौन सी कम है। क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि प्रतिरोध की वैल्यू हमारे पास नहीं है। केवल इतना दे रखा है इस प्रश्न में कि असमान प्रतिरोध, उसमें ये भी नहीं दे रखा कि किसकी वैल्यू अधिक और किसकी वैल्यू कम है। अपने हिसाब से हमने वैल्यू को कम ज्यादा करके मान के देखा, तो वैल्यू I1 और I2 दोनों की वैल्यूज हमको अलग अलग प्राप्त हुई है सूत्र के अनुसार। ठीक है, जिसके कारण
जो आपका विकल्प बी है, विकल्प बी गलत हो जाता है। अगर दे रखा होता, मान लो यही लाइन अगर दे रखी होती, तब हम बताते किसमें धारा कम है किसमें ज्यादा है, ठीक है। लेकिन दे नहीं रखा तो क्या अनुमान लगा सकते हैं, तो छोड़िए इसको, विकल्प बी आपका गलत हो जाता है। तीसरा विकल्प है दोनों में वोल्टता पतन समान है। दोनों में वोल्टता पतन समान है, कैसे अनुमान लगाया, क्योंकि ये दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े होने के कारण दोनों प्रतिरोधों के सिरों पर विभव पतन समान होगा, विभव पतन समान होगा। मान लो इसके सिरों पर वोल्टेज कितना है, V है, तो इन दोनों प्रतिरोधों के सिरों पर भी वोल्टेज VE होगा। क्या होगा, VE होगा। तो विकल्प सी आपका, विकल्प सी के अनुसार क्या है, V1 इक्वल टू V2, V1 इक्वल टू V2। पहले प्रतिरोध के लिए विभवांतर पतन मैंने V1 माना, दूसरे के लिए V2 माना है, तो V1 इक्वल टू V2 दोनों में बिल्कुल बराबर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं। ये विकल्प आपका सही सिद्ध होता है, ठीक है। नेक्स्ट में पूछते हैं छोटे प्रतिरोध में वोल्टता पतन कम है। देखिए बड़े छोटे की कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ पर समांतर क्रम और श्रेणी क्रम की बात हो रही है, छोटे बड़े की कोई बात नहीं हो रही है ना। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम की बात हो रही है। जब दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, दोनों पर समान वोल्ट है, दोनों पर समान वोल्ट है, समान विभवांतर है, तो विकल्प डी आपका क्या है, वो गलत हो जाता है। वो अलग बात है, वो झेले ना झेले, झेलेगा तो जलेगा। मतलब मान लो ये बल्ब ही है, ये क्या है, बल्ब है, ये पहले बल्ब का तंतु का प्रतिरोध है, ये दूसरे बल्ब के तंतु का प्रतिरोध है। सामर्थ्य दोनों की अलग अलग है, P1 P2 है ना, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो भैया नियम के अनुसार दोनों में समान विभवांतर होगा, समान विभवांतर होगा दोनों के सिरों पर। अब झेलेगा कौन सा, ये कैलकुलेशन करके पता चलेगा। बहुत से बल्ब ऐसे होंगे जो लगाते ही फ्यूज हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, तंतु खराब हो जाएंगे। यहाँ पर जिसका प्रतिरोध कम होगा या जिसका प्रतिरोध अधिक होगा उसकी क्षमता कम होगी, क्योंकि P इक्वल टू V स्क्वायर बटे R है। तो यहाँ पर आके ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें समांतर क्रम में जुड़े 10 ओम के दो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध होगा। समांतर क्रम में जुड़े 10 ओम के दो प्रतिरोध हैं। अब देखिए समांतर क्रम में जोड़ा गया है 10 ओम के दो प्रतिरोधों को, यही मान लो R1 और R2 है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। नीचे वाला भी 10 ओम हो गया, ऊपर वाला भी क्या है, 10 ओम हो गया। समांतर क्रम में जुड़े हैं, तुल्य प्रतिरोध पूछते हैं क्या होगा। सीधा सीधा सूत्र का प्रयोग करो भैया, 1/10 प्लस 1/10, 1/10 प्लस 1/10, तो 10 बटे कितना हो जाएगा, 2, काटेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 5 ओम। पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, R की। तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, 5 ओम होगा। विकल्प डी आपका सही हो जाता है और बाकी के सारे विकल्प आपके गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कैपिटल आर प्रतिरोध के तार को 10 बराबर भागों में काटकर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस संयोजन का प्रतिरोध होगा। अब देखो एक प्रतिरोध के तार को ये, या ऐसा मान के चलो कैपिटल आर प्रतिरोध वाले तार को 10 बराबर भागों में काट दिया जाता है, 10 बराबर भागों में काट दिया जाता है, जिसके कारण सभी भागों का प्रतिरोध समान हो जाएगा। और उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा भाई, मान लो ये पूरा कितना है, बहुत बड़ा प्रतिरोध, आप इसको बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। प्रतिरोध तार है बिंदु ए, आप इसको नाम दे दो बिंदु ए, इसको बिंदु बी। इसका जो प्रतिरोध है कैपिटल आर दे रखा है इन्होंने,
चित्र नहीं था, लेकिन मैं चित्र की सहायता से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, कैपिटल आर इसका प्रतिरोध है। वो इस प्रश्न में कहते हैं कि इस प्रतिरोधक तार को या इस प्रतिरोध को 10 बराबर भागों में काट दिया जाता है। प्रत्येक भाग, एक भाग, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ठीक है, 10 बराबर भागों में काट दिया जाता है। तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? प्रत्येक भाग का प्रतिरोध अब इस समय परिवर्तित होकर मान लीजिए R डैश इक्वल टू R अपॉन 10 हो जाएगा। R अपॉन 10 हो जाएगा प्रत्येक भाग का प्रतिरोध R अपॉन 10 हो जाता है। अब वो कहते हैं इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। अब ये जो भाग है, पहला भाग, दूसरा, तीसरा, इन भागों को उठाया, 10 भाग हैं, इन भागों को उठाया, समांतर क्रम में जोड़ दिया, समांतर क्रम में जोड़ दिया। वो पूछते हैं कि अब इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा। ये हो गया पहला भाग, ये हो गया मान लीजिए इसका दूसरा भाग, ये हो गया तीसरा भाग, ये हो गया चौथा भाग, पांचवा, उसी प्रकार से छठा, सातवां, आठवां, 9, 10, ये सब कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में जुड़ रहे हैं। पूछते हैं तुल्य प्रतिरोध अब इसका कितना होगा। प्रत्येक भाग का प्रतिरोध कितना है? R अपॉन 10 है। R अपॉन 10, R अपॉन 10 है। तो इसको हम प्रतिरोध यदि ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/R/10, 1/R/10, समझ में आ रहा है? 1/R/10। यदि हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10/R हो जाएगा, 10/R ये हो जाएगा 1/R/10। या फिर मैं इसको क्या कर सकता हूँ सीधा सीधा, एक और बात मेरी समझ में आ रही है। R/10 है ये, R/10, तो 10 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा? 0.1R हो जाएगा, 0.1R। अब भी कोई बात नहीं है, मतलब दोनों बातों का सेम है। R/10 यानी 10 से मैंने इसको डिवाइड कर लिया तो ये 0.1R हो गया, 0.1R। अब मैं यदि समांतर क्रम का सूत्र यहाँ पर लगाता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा? 1/0.1R, 0.1R। ठीक वैसे ही 1/0.1R, ठीक वैसे ही 1/0.1R। तुल्य प्रतिरोध बताना है हमको, 1/0.1R। तुल्य प्रतिरोध जब उस तार को 10 बराबर भागों में काट कर प्रत्येक भाग को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो उसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? कितने भाग हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 तक। कितना, कहाँ तक? 10 तक। या फिर आप सीधा सीधा यहाँ तक लिखने के बाद डॉट डॉट लगा के 10 तक कर सकते हो। ठीक है, 10 पदों तक। अब नीचे तो बराबर में बिल्कुल बराबर है, नीचे 0.1R है तो इसका एल्सियम कितना हो जाएगा? ये किसके अपोन में चल रहा है? 1/R' के अपोन में चल रहा है, या R" मान लो, क्योंकि R' इक्वल टू R/10 आपने दर्शाया, तो 1/R" हो जाएगा इक्वल टू, वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी? 0.1R। इसका एल्सियम कितना हो गया? 0.1R हो गया। अब ऊपर क्या रहेगा? ऊपर रहेगा 1 + 1 + 1 1 1 1 1 10 तक करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 ये हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा? अब इसको पलट लो, क्योंकि 1/R" की वैल्यू आपको नहीं बतानी है, केवल R" की वैल्यू बतानी है। तो R" इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.1R/10, 0.1 × R/10 ये हो जाएगा। अब 10 से इसको हम डिवाइड करेंगे, 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको? R" बराबर, एक दशमलव एक अंक और पहले हो जाएगा 0.01R।
आर डबल डैश इक्वल टू 0.01 आर हमको प्राप्त होगा। यही हमारा आंसर है। विकल्प ए आपका सही है इसके अनुसार, बाकी के सारे विकल्प आपके गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए दिखाए गए हैं, तो उनका तुल्य प्रतिरोध 6/5 ओम प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें से कहते हैं कि एक तार टूट जाता है तो प्रभावी प्रतिरोध 2 ओम हो जाता है। टूटे तार का प्रतिरोध कितना है? टूटे हुए तार का प्रतिरोध कितना है, ये पूछते हैं। तो सबसे पहले तो हम चित्र बना लेंगे इसका, क्योंकि चित्र जब बना लेंगे तो समझने में बहुत आसानी आपको होगी। मैं तो डायरेक्ट भी कर सकता हूं। भाई ये मान लो इसका पहला प्रतिरोध हो गया, नाम दे दो R1। यही मान लीजिए इसका दूसरा प्रतिरोध हो गया, इसको नाम दे दीजिए R2। R2 दोनों कौन से क्रम में? समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो समांतर क्रम में जोड़ देंगे। एक बैटरी से इसका संचालन कर देते हैं धारा का, तो कुछ इस तरह से आपका ये चित्र बनकर तैयार हो जाता है। अब प्रश्न को हम पढ़ते हैं। प्रश्न में वो कहते हैं कि दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, जैसा कि मैंने चित्र में आपको दिखाया है। R1 और R2 प्रतिरोध हैं जो कि समांतर क्रम में एक सेल से जुड़े हैं। ठीक, उनका तुल्य प्रतिरोध इस समय 6/5 ओम है। तुल्य प्रतिरोध कितना है? 6/5 ओम है। समांतर क्रम में जुड़ रहे हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना है? 6/5 ओम प्राप्त हो रहा है पहली शर्त के अनुसार। वो आगे कहते हैं इसी प्रश्न में कि इसमें से एक तार टूट जाता है, इसमें से एक तार टूट जाता है तो प्रभावी प्रतिरोध 2 ओम हो जाता है। प्रभावी प्रतिरोध कितना है? 2 ओम हो जाता है। मान लो R1 या R2 में से कोई सा भी तार टूट जाता है तो प्रभावी प्रतिरोध 2 ओम का रह जाता है। पूछते हैं टूटे हुए तार का प्रतिरोध कितना होगा। तो मान लीजिए माना प्रतिरोध R1 में R2 समांतर क्रम में एक सेल से जुड़े हैं, तब उनका तुल्य प्रतिरोध यदि आप ज्ञात करेंगे तो क्या होता है? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। यही तो सूत्र है। R1 और R2 का एलसीएम ले लो, ये 1/R चल रहा है, बराबर R1 R2 का एलसीएम लेंगे तो R1 इंटू R2 ये हो जाएगा। ठीक है, R1 R2 ये हो जाएगा। अब ऊपर बचेगा R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। इसकी तिरछी गुणा कर दो तो R1 R2 इक्वल टू R1 R2 इक्वल टू, अब ये वाला R यहाँ पहुंचेगा, R ब्रैकेट में क्या रहेगा? R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 ये रहेगा। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, सीधा सीधा पलट लीजिए, तिरछी गुणा आप मत कीजिए, पलट लीजिए, इसको पलट लेंगे ज्यादा फायदे में रहेगा। इसको पलट लीजिए, या करके आप इसको करेंगे तो R इक्वल टू प्राप्त होगा R1 R2 बटे R1 प्लस R2। अब इस R की वैल्यू आपको दे रखी है। प्रतिरोध कितना है? पहले जब दोनों प्रतिरोध सही सलामत थे, बिल्कुल सही थे, तो 6/5 उनका तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो रहा था। तो इस R के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं? 6/5 6/5। ठीक है, ये हमको प्राप्त होता है 6/5 बराबर R1 R2 बटे R1 प्लस R2। इसको चाहो तो समीकरण नंबर 1 आप बना सकते हो। अभी तक बिल्कुल दोनों सही है,
दोनों सही है। यहाँ से हमें R1 और R2 की वैल्यू भी नहीं पता है, R1 और R2 की वैल्यू भी हमको नहीं पता है। अब दूसरी कंडीशन में वो क्या कहते हैं, इसमें से एक तार टूट जाता है, इसमें से क्या है, एक तार टूट जाता है तो प्रभावी प्रतिरोध 2 ओम हो जाता है। टूटे तार का प्रतिरोध कितना होगा? यदि हम इस पर ही विचार करें 6/5 हमको कहाँ से प्राप्त हो रहा है, R1 और R2 की वैल्यू अगर हमारे पास में अलग अलग प्राप्त हो जाए, R1 और R2 दोनों की वैल्यू अगर हमको अलग अलग प्राप्त हो जाए तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि टूटे हुए तार का प्रतिरोध क्या होगा। टूटे हुए तार का प्रतिरोध क्या होगा? मान लो इसमें से यदि R2 है ही नहीं, R2 है ही नहीं, ये टूट गया, देखो इसमें माना प्रतिरोध R2 टूट जाता है, माना प्रतिरोध R2 टूट जाता है। जब R2 नहीं है तो इस समय जो तुल्य प्रतिरोध है उसका कितना हो जाता है जी, कितना बचता है, 2 ओम हो जाता है। दो ओम हो जाता है। R2 को हमने हटा के देखा, R2 को हटा के देखा तो 2 ओम का प्रतिरोध हमको ये प्राप्त हो गया। यानी R1 की वैल्यू, भाई जब ये हट जाएगा, R2 हट जाएगा, मान लीजिए ये है ही नहीं, उस समय के लिए मान लो ये है ही नहीं, कुछ टाइम के लिए मान लो ये है ही नहीं, ये टूट गया, तो केवल परिपथ में हमको R1 लगा हुआ दिखेगा। तो कहते हैं कि इसका प्रतिरोध 2 ओम प्राप्त होता है। यानी R1 की वैल्यू कितनी प्राप्त होती है, 2 ओम प्राप्त होती है। R1 की वैल्यू 2 ओम प्राप्त होती है। ओके, अब जब 2 ओम की वैल्यू ये प्राप्त हो जाएगी तो इस सूत्र का प्रयोग करते हुए जो समीकरण नंबर 1 हमने प्राप्त की है वहां से R2 का भी पता निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? तो लिखेंगे टूटा हुआ प्रतिरोध, क्या माना है, R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब वैल्यू रख लो यहाँ पर, तो 6/5 बराबर R1 के स्थान पर रखेंगे 2 ओम, तो 2 प्लस R2 बटे R1 के स्थान पर फिर से 2, तो ये 2R2 हो जाएगा। 2R2 तिरछी गुणा कर लो, 2R2 की 6 से करेंगे तो 2 छंग 12, 2 छंग 12, R2 12 R2 बराबर, अब इसकी करेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 प्लस 10 प्लस, अब देखिए R2 की अगर 5 से करेंगे तो 5 R2 तो हो जाएगा 5 R2। ये 6/5 है, तिरछी गुणा शायद गलत हो गई क्या, R1 R2 बटे R1 प्लस R2, R1 के स्थान पे रखा 2 प्लस R2 हो गया, इसके स्थान पर रखा, अच्छा ये हमसे यहाँ मिस्टेक, अगर सवाल में मिस्टेक हो जाएगी तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा, क्योंकि वैल्यूज आपको सही सही प्राप्त नहीं होंगी, ऊपर के दोनों का गुणा में है, तो ये हो जाएगा 6/5 बराबर R1 के स्थान पे 2 और ये R2 बटे R1 के स्थान पर 2 प्लस R2। अब सही है, अब आप करो तिरछी गुणा, 6 का 2 से करेंगे तो 12, प्लस का चले तो प्लस का, 6 से R2 का करेंगे तो 6R2 बराबर 5 से 2 का करेंगे 5 दूनी 10 R2, 5 दूनी 10 R2, कुछ इस तरह से हो जाएगा। आप पक्षांतर कर लो इसका,
पक्षांतर यदि आप करेंगे दोनों पक्षों का, इधर का उधर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? आप देखिए ये क्या है 6 है, उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। यानी 10R2 माइनस 6R2 बराबर 12। 10 में से जब 6 निकालेंगे तो बचेगा 4R2 बराबर 12। मैं डायरेक्टली काट सकता हूँ, 4 दिया हुआ है तो R2 इक्वल टू कितना मुझे प्राप्त हुआ? 3 ओम। यानी इसका मतलब क्या हुआ? जो टूटा हुआ प्रतिरोध है वो 3 ओम का है। टूटा हुआ प्रतिरोध कितना है? 3 ओम का है। ये R2 इक्वल टू कितना है? 3 ओम का है। पहला वाला प्रतिरोध 2 ओम का है, R1 इक्वल टू 2 ओम, R2 इक्वल टू 3 ओम। ठीक है जी, ये आपका आंसर है। अब इसमें विकल्प कौन सा है? डी सही है, बाकी के सारे विकल्प आपके गलत हैं। R2 इक्वल टू 3 ओम। जब आप कैलकुलेशन करेंगे समांतर क्रम में, जब उसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा? 6/5 ओम ये आपको प्राप्त होगा। ठीक है, उत्तर की जांच करने के लिए